आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न, पृष्ठ संख्या 126। इसमें सबसे पहले प्रश्न एक दिया है, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे। भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का अर्थ है भिन्न भिन्न भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद लोगों का एकजुट रहना। भारत में विभिन्न जातियां, धर्म और जीवन शैलियां हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य सामूहिक रूप से देश की प्रगति करना है। राष्ट्रीय त्योहार, स्वतंत्रता संग्राम और महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत इस एकता के प्रतीक हैं। यह विचार सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़े रखता है, जहां विविधता सम्मान पाती है और एकता शक्ति का स्रोत बनती है। इस प्रकार विविधता में एकता भारत की पहचान और उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 2 है, भारत की विविधता में कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं? उत्तर लिखेंगे। भारत की विविधता में उल्लेखनीय पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला है समृद्ध विविधता। इसके अंतर्गत लिखेंगे भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं भारत की समृद्धि विविधताएं हैं। यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। अगला है दूसरा, भाषाई विविधता। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में लगभग 325 भाषाओं की गणना की और 25 तिथियों का उपयोग बताया। दूसरा है खान पान की विविधता। भारत देश में हजारों प्रकार के व्यंजनों और पकवानों का स्वाद चख सकते हैं। चावल, जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा और रागी, विभिन्न प्रकार की दालों का उपयोग पूरे भारत में होता है। एक ही प्रकार की सामग्री से विभिन्न प्रकार के अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं। अगला है चौथा, वस्त्र और परिधान। भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों को परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला एक परिधान साड़ी है। इसे बांधने व पहनने के अलग अलग तरीके हैं। अगला है पांचवा, त्योहारों की विविधता। भारत में त्योहारों में अपार विविधता है। कुछ त्योहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। ये सभी पक्ष मिलकर भारत की एकता में विविधता का प्रतीक हैं। अगला है प्रश्न 3, हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं? उत्तर लिखेंगे। विविधता में निहित एकता को समझने और अनुभव करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के त्योहारों को मनाना, जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस। इससे विभिन्न समुदायों की संस्कृति को जान सकते हैं। दूसरा है भाषाओं का सम्मान करें। नई भाषा सीखने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि सभी भाषाओं में भावनात्मक जुड़ाव है। तीसरा है खान पान में भिन्नता होती है, लेकिन हर व्यंजन में स्वाद और प्यार एक समान होता है। चौथा है अलग अलग क्षेत्रों में कहानियाँ, नृत्य, संगीत हैं, लेकिन सभी मानवता और नैतिकता का संदेश देते हैं। हमारी विविधता भी हमारी ताकत है। यह हमें सिखाती है कि भले ही हमारी भाषा, वेशभूषा या जीवन शैली अलग हो, लेकिन मानवता और सम्मान का भाव हमें एक सूत्र में बांधता है। आगे आइए पता लगाएं। प्रश्न संख्या 126 पर आते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, कक्षा की एक गतिविधि के रूप में पहला है कम से कम 5 सहपाठियों और उनके माता पिता के जन्म स्थानों तथा दूसरा है उनकी मातृभाषाओं और उन्हें ज्ञात अन्य भाषाओं की सूचियाँ बनाइए। विविधता के परिप्रेक्ष्य में इस गतिविधि के परिणामों पर चर्चा कीजिए। उत्तर लिखेंगे। कक्षा की गतिविधि में बच्चों और उनके माता पिता के जन्म स्थान और उनकी भाषाओं की सूची निम्नवत है। इसका उद्देश्य कक्षा में विविधता का पता लगाना है। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या, यहाँ पर जन्म स्थान और माता पिता, और यहाँ मातृभाषा और अन्य भाषाएं लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से ये पहला पॉइंट लिखेंगे। रवि का जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन उसके माता पिता का जन्म वाराणसी में हुआ। भाषाएं में लिखेंगे, रवि की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन वह अंग्रेजी और थोड़ी पंजाबी भी बोल सकता है। अगला है दूसरा, सीमा का जन्म धौलपुर में हुआ, लेकिन उसके माता पिता मध्य प्रदेश के हैं। और यहाँ पर मातृभाषा में लिखेंगे, सीमा की मातृभाषा राजस्थानी है, लेकिन वह हिंदी और अंग्रेजी भी जानती है। इसी प्रकार तीसरा और चौथा लिखेंगे। चौथे में लिखेंगे, सिद्धार्थ का जन्म आगरा में हुआ है, उसकी माता का जन्म दिल्ली एवं पिता का जन्म शिवपुरी में हुआ। और इस तरह भाषा में लिखेंगे, सिद्धार्थ की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन वह अंग्रेजी भाषा भी जानता है। पांचवा, अनन्या का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके माता पिता उत्तर प्रदेश के हैं।
परिणाम, कक्षा में हर बच्चे की पृष्ठभूमि अलग हो सकती है। भाषा में लिखेंगे, अनन्या की मातृभाषा हिंदी है लेकिन वह अंग्रेजी भाषा भी जानती है। परिणाम क्या है, सभी बच्चे अपनी अलग अलग भाषाओं के बावजूद कक्षा में एक दूसरे से हिंदी या अंग्रेजी में संवाद करते हैं। यह गतिविधि कक्षा में विविधता को पहचानने और उसका सम्मान करने से बच्चों को एकता का महत्व समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए पता लगाएं। प्रश्न संख्या 128 पर आ गए हम। इसमें प्रश्न 1 दिया है, कक्षा की गतिविधि के रूप में अपने घर में उपयोग की जाने वाली भोजन सामग्रियों, अनाज, मसालों आदि की सूची बनाइए। उत्तर लिखेंगे, घर में उपयोग की जाने वाली भोजन सामग्रियों की सूची निम्नलिखित है। यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ अनाज, दालें, मसाले और अन्य सामग्री लिखेंगे। चलिए, पहले में लिखेंगे गेहूँ, मूंग, हल्दी, नमक। इसके बाद दूसरा है जौ, चना दाल, लाल मिर्च, चीनी। तीसरा है चावल, अरहर दाल, धनिया, गुड़। चौथा है बाजरा, मसूर, जीरा, घी। पांचवा मक्का, उड़द, सरसों, तेल। छठा है काली मिर्च, बेसन। सातवां है इलायची, सूजी। आठवां लौंग, मैदा। नवा दालचीनी, आटा। 10वां तेजपत्ता, बादाम। 11वां हींग, काजू। 12 नमक और किशमिश। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है 2। किसी भी एक हरी सब्जी को लीजिए एवं विचार कीजिए कि उससे आप कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, पालक का उपयोग करके बनाए जा सकने वाले व्यंजनों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1, पालक पनीर की सब्जी। दूसरा है पालक स्वीट कॉर्नर की सब्जी। तीसरा है आलू पालक की सब्जी। चौथा मूंग पालक। पांचवा है पालक पराठा। छठा है पालक पकौड़े। सातवां है पालक कटलेट। आठवां है पालक मूंग दाल चीला। नौवां है पालक खाखरा। 10वां है पालक सूप। 11वां पालक पूरी। 12 पालक रोटी। 13 पालक मंचूरियन। 14 पालक ढोकला और 15 है पालक लहसुन का साग। पालक की पौष्टिकता और इसके स्वाद की विविधता इसे हर व्यंजन में उपयोगी बनाती है। आगे है, आइए पता लगाएं। प्रश्न संख्या 129। इसमें प्रश्न दिया है, साड़ी का उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबिंबित करता है, व्याख्या कीजिए 100-150 शब्दों में। उत्तर लिखेंगे, साड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख परिधान है जो एकता और विविधता का सुंदर प्रतीक है। यह विभिन्न राज्यों और समुदायों की विविध परंपराओं को दर्शाती है। साड़ी की अलग अलग प्रकार की बुनाई, डिजाइन और पहनने के तरीके क्षेत्रीय विविधता को उजागर करते हैं, जैसे बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मूंगा या मैसूर सिल्क। इसके बावजूद साड़ी का मूल स्वरूप सभी जगह एक जैसा है, जो एकता का प्रतीक है। यह भारतीय महिलाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है और विशेष अवसरों पर उनके पहनावे में गर्व की भावना पैदा करती है। साड़ी न केवल महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए रखने का महत्व भी है। इस प्रकार साड़ी भारत की एकता में विविधता की अवधारणा को भली भांति परिभाषित करती है। आइए पता लगाएं। प्रश्न संख्या 130 से 131 पर आ गए हैं। इसमें प्रश्न 1 दिया है, क्या आप पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 130 व 131 पर दिए गए चित्रों से यह पहचान सकते हैं कि साड़ी का उपयोग कितने प्रकार से किया गया है। उत्तर लिखेंगे, चित्रों में साड़ी के विभिन्न उपयोग दिखाए गए हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पहला है छोटे बच्चों के झूले के रूप में। दूसरा मछली पकड़ने में। तीसरा सिर पर बोझ उठाने के लिए। चौथा सिर ढकने के लिए। पांचवा शिशु को संभालने के लिए और छठा है धान छानने के लिए। चित्र से पता चलता है कि साड़ी का उपयोग न केवल पहनने के लिए बल्कि घरेलू और अन्य कार्यों संबंधी उपयोगों में भी किया जाता है। अगला है प्रश्न 2, क्या आप साड़ी के अन्य उपयोगों से परिचित हैं अथवा क्या आप उसके अन्य उपयोगों की कल्पना कर सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, साड़ी के अन्य उपयोग न केवल पारंपरिक और सांस्कृतिक हैं, बल्कि ये रोजमर्रा के जीवन में बहुउपयोगी भी हो सकते हैं। इसके संभावित और रचनात्मक उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है शेल्टर या तंबू। दूसरा है थैला या झोला। तीसरा है रजाई या चादर। चौथा है फसल ढकने के लिए। पांचवा है सजावट के लिए। छठा है रस्सी के रूप में बांधने के लिए। सातवां है पानी छानने के लिए और आठवां है दुर्घटना के समय पट्टी के लिए। साड़ी की बहुमुखी प्रकृति इसे एक बहुउद्देशीय कपड़े में बदल देती है, जिसका उपयोग आवश्यकता और कल्पना के अनुसार किया जा सकता है। अगला है प्रश्न 3, जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा,
उसी प्रकार एक अन्य परिधान धोती के कपड़े तथा उपयोगों को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न रूपों की एक सूची तैयार कीजिए। इस गतिविधि से आपको क्या समझ में आया? उत्तर लिखेंगे। धोती के कपड़े तथा उपयोगों के विभिन्न रूपों की सूची निम्नलिखित है। पहला है पहनावा। भारतीय परिधान में पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। दूसरा है कृषि कार्य, खेतों में काम करते समय आरामदायक और हल्का कपड़ा। तीसरा है झूला, बच्चों के लिए झूला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है मछली पकड़ने में भी धोती का उपयोग किया जाता है। पांचवा रस्सी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। छठा है सफाई के लिए। सातवां तंबू बनाने के लिए। इस गतिविधि से यह स्पष्ट होता है कि पारंपरिक भारतीय परिधान जैसे साड़ी और धोती न केवल पहनावे का हिस्सा है, बल्कि ये दैनिक जीवन में बहुउपयोगी हैं। इनका उपयोग कई रचनात्मक तरीकों से किया जा सकता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि भारतीय परंपराएं कितनी व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न संख्या 133 पर आ चुके हैं हम। अब इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। मेरा सबसे प्रिय त्यौहार दीपावली है। यह भारत के लगभग हर हिस्से में मनाया जाता है और इसे प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। मेरे क्षेत्र में इसे मुख्य रूप से घरों को साफ करके, दियों और रंगीन रोशनी से सजाकर, मिठाइयों को बांटकर और पटाखे जलाकर मनाया जाता है। इस त्यौहार पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से मिलकर खुशियां साझा करते हैं। भारत के अन्य भागों में इसे अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। जैसे बंगाल में इसे काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है दक्षिण भारत में इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है और भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तीसरा है उत्तर भारत में इसे राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। चौथा है पंजाब में इसे बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है, जो गुरु हरगोविंद सिंह जी की जेल से रिहाई को समर्पित है। यह विविधता दिखाती है कि भारत में त्यौहार भले ही अलग नामों और परंपराओं से जुड़े हों, लेकिन उनका उद्देश्य खुशियां बांटना और एकता का संदेश देना है। अगला है प्रश्न 2। अक्टूबर नवंबर माह में भारत में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख त्योहारों एवं देश के विभिन्न भागों में उन्हें जिन नामों से पुकारा जाता है उनकी सूची बनाइए। उत्तर लिखेंगे। अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्यौहार विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और तरीकों से मनाए जाते हैं। उनकी सूची निम्नलिखित है। यहाँ क्रम संख्या, यहाँ त्यौहार का नाम और यहाँ राज्यों में नाम तथा मनाने का तरीका लिखेंगे। इसमें पहला है रात्रि और दुर्गा पूजा। अगले कॉलम में लिखेंगे उत्तर भारत नवरात्रि और दशहरा राम की विजय के रूप में। पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा, दुर्गा की आराधना। गुजरात गरबा और डांडिया नृत्य के साथ दशहरा। उत्तर भारत रामलीला और रावण दहन। कर्नाटक दशहरा का विशेष जुलूस और शोभा यात्रा। तीसरा दीपावली। उत्तर भारत लक्ष्मी पूजा पटाखों के साथ। तमिलनाडु नरक चतुर्दशी। बंगाल काली पूजा। पंजाब बंदी छोड़ दिवस। छठा है छठ पूजा। बिहार सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा। झारखंड सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा। उत्तर प्रदेश सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा। अगला है पांचवा भाई दूज। उत्तर भारत भाई दूज। महाराष्ट्र भाऊथीज। बंगाल भाई फोंटा। छठा है गोवर्धन पूजा। उत्तर भारत गोवर्धन पर्वत की पूजा के रूप में। गुजरात अन्नकूट उत्सव। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न संख्या 134 पर आ गए हैं। इसमें प्रश्न दिया है पाठ्यपुस्तक प्रश्न संख्या 134 पर चित्र 8.6 में दर्शाए गए प्रश्न की पहचान कीजिए एवं उससे संबंधित घटनाओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर लिखेंगे। चित्र में रामायण के प्रमुख प्रसंग को दर्शाया गया है जिसमें रावण सीता का हरण कर रहा है। यह प्रसंग अरण्य कांड से संबंधित है। प्रसंग की पहचान। पहला है रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर ले जा रहा है। दूसरा है सीता जी दुखी होकर सहायता के लिए पुकार रही हैं। तीसरा है यह घटना उस समय की है जब रावण ने मारीच को स्वर्ण मग के रूप में भेजकर राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेजा था। संबंधित घटनाएं। पहली, रावण ने सीता जी का हरण किया क्योंकि उसने राम द्वारा शूर्पणखा का अपमान करने का बदला लेना चाहा।
दूसरा है सीता जी को लंका ले जाते समय जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु को घायल कर दिया। तीसरा है इस घटना के बाद राम और लक्ष्मण सीता जी खोज में निकल पड़े। यह प्रसंग रावण की अधार्मिक प्रवृत्ति और राम की धर्म और न्याय की रक्षा करने की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। यह कथा भारतीय महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सत्य, धर्म और नारी सम्मान की शिक्षा देता है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अभ्यास, इसमें प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजना। इसमें पहला है पाठ के आरंभ में दिए गए 2 उद्धरणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर लिखेंगे। पहला उद्धरण 1 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिए गए इस उद्धरण में अनेकता में एकता के महत्व को उजागर किया गया है। इसका तात्पर्य है कि हमारे समाज में भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं की भिन्नता होने के बावजूद हमें उस एकता का अनुभव और आनंद नहीं खोना चाहिए, जो हमें एक राष्ट्र, एक समाज और एक मानवता के रूप में जोड़ती है। इस कथन का सार है कि मानवता की सच्ची सुंदरता एकता में है। दूसरा है उद्धरण 2 में श्री अरविंद द्वारा दिए गए उद्धरण में भारत में विभिन्न धर्म, भाषा, जाति और भौगोलिक विविधताएं हैं। इसके बावजूद भारतीय समाज एक साथ मिलकर रहता है। यह विविधता भारत की पहचान है और इसके बिना भारत अधूरा है। यह भाव भारत के स्वाभाविक स्वभाव और उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष, इस उद्धरणों से छात्रों में देश प्रेम, भाईचारा और आपसी सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। प्रश्न 2, राष्ट्रगान को पढ़िए। इसमें आप विविधता एवं एकता को कहाँ कहाँ देखते हैं, इस पर 2 अथवा 3 अनुच्छेद लिखिए। उत्तर लिखेंगे। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, जो भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को दर्शाता है। इसमें पहला नंबर दिया है। राष्ट्रगान में भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल और बंगाल का नाम दिया गया है, अर्थात भारत की विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोग मिलकर एक देश बनाते हैं। दूसरा है हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत और गंगा से लेकर यमुना नदी और विशाल सागर तक भारत के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव को भी राष्ट्रगान में स्थान दिया गया है। तीसरा है जनगण मन अधिनायक जय हे की पंक्ति देश की एकता और सार्वभौमिक नेतृत्व का प्रतीक है। यह राष्ट्रगान हमें विविधता का सम्मान करने और एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। अगला है प्रश्न 3, पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ चुनिए और चर्चा कीजिए कि उनके संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक हैं। क्या आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य कहानियाँ भी जानते हैं? उत्तर लिखेंगे। पंचतंत्र की कहानियाँ हमें मानवीय मूल्यों, रिश्तों और प्रकृति के प्रति हमारे दायित्वों का महत्व समझाती हैं। पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ और उनकी प्रासंगिकता निम्नलिखित है। पहला है सिंह और चूहे की कहानी। एक बार एक चूहा शेर की सहायता करता है जब शेर जाल में फंस जाता है। संदेश चाहता है हर किसी का महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आज की प्रासंगिकता, यह कहानी हमें सिखाती है कि सभी का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दूसरा है कौआ और लोमड़ी की कहानी। इस लोमड़ी कौए से अपनी चतुराई से रोटी छीन लेती है। संदेश, चापलूसों से सावधान रहना चाहिए और चतुराई से सोचना चाहिए। आज की प्रासंगिकता, यह कहानी हमें जीवन में निर्णय लेते समय सतर्क रहने और किसी की मीठी बातों में न आने की शिक्षा देती है। क्षेत्र से संबंधित कहानी, किसान और कोयल की कहानी। एक किसान अपने खेत में काम करता था और एक कोयल उसे गीत सुनाकर उसका मन बहलाती थी। किसान ने कोयल को सम्मान दिया और उसे एक घोंसला बनाने में मदद की। संदेश, प्रकृति और मनुष्य का संबंध परस्पर सहयोग पर आधारित है। आज की प्रासंगिकता, यह कहानी हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश देती है। अगला प्रश्न है 4, अपने क्षेत्र से कुछ लोक कथाएं एकत्रित कीजिए एवं उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। उत्तर लिखेंगे। विद्यार्थी अपने अभिभावक एवं शिक्षक की सहायता से स्वयं करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है 5, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते या चित्रित करते हुए देखा है? यह एक मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र भी हो सकता है। अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर लिखेंगे। हमारे प्राचीन कहानियों को कई कलात्मक माध्यमों से चित्रित होते देखा है। इन माध्यमों से मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति और चलचित्र
शामिल हैं। इनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है मूर्तिकला। अजंता एलोरा की गुफाओं में रामायण और महाभारत के दृश्यों को पत्थरों पर उकेरा गया है। दूसरा है चित्रकला। रामदर्शन जैसे चित्रों में रामायण के दृश्यों को भित्ति चित्र के रूप में दर्शाया गया है। यह प्राचीन कथा को दृश्य रूप में समझने का माध्यम बनती है। तीसरा है नृत्य प्रस्तुति। भरतनाट्यम और कथकली जैसी नृत्य शैलियों में रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। चौथा है चलचित्र। महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण जैसे धारावाहिक और बाहुबली जैसी फिल्में प्राचीन कथाओं पर आधारित हैं। कक्षा में चर्चा। इन माध्यमों को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि कला किस तरह से कहानियों को जीवित रखने और उनके संदेशों को फैलाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है 6। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता से पहले भारत के कई भागों की यात्रा के उपरांत कही गई निम्न पंक्तियों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ पर ये पंक्तियाँ कही गई हैं। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की सांस्कृतिक धरोहर और महाकाव्यों के प्रभाव पर चर्चा की गई है। कक्षा में इन पर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। पहला, भारत के महाकाव्य और उसका प्रभाव। इन महाकाव्यों के माध्यम से नैतिकता, धर्म और कर्तव्यों को समझने का प्रयास किया गया है। दूसरा है लोक कथाओं और जनमानस का प्रभाव। महाकाव्य की घटनाएं और पात्र जनमानस के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें लोकगीत, श्लोक और नृत्य के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। तीसरा है नैतिकता और सामूहिक चेतना। इन कहानियों से जो नैतिक संदेश मिलते हैं वे समाज को एकजुट और समृद्ध बनाते हैं। कक्षा में चर्चा के विषय। पहला है महाकाव्यों और कथाओं का आज के जीवन में महत्व। दूसरा है आधुनिक जीवन में भी इसका पालन। यहाँ पर अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्न आ चुके हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं इसके अंतर्गत। पहला प्रश्न दिया है, भारत में विविधता मुख्य रूप से किससे प्रकट होती है? सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। दूसरा है, विविधता के बावजूद भारतीय समाज को कौन सा मूल्य एकजुट रखता है? इसमें दूसरा सही है सहिष्णुता। अगला है तीसरा, भारत का कौन सा त्योहार एकता का प्रतीक है? सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसके बाद चौथा है, एकता में शक्ति का नारा किससे संबंधित है? सही ऑप्शन है भारत की विविधता से। पांचवा है, जनगण मन में भारत की विविधता का कौन सा रूप प्रकट होता है? सही ऑप्शन है भाषा और क्षेत्र का। चलिए रिक्त स्थान आ चुके हैं हमारे सामने। यहाँ पर पहले रिक्त स्थान भरेंगे हम यहाँ पर विभिन्न। दूसरे रिक्त स्थान भरेंगे हम वेशभूषा। तीसरे रिक्त स्थान भरेंगे भिन्नता। चौथे रिक्त स्थान भरेंगे सांस्कृतिक और पांचवें रिक्त स्थान भर देंगे फसलों। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अन्य प्रश्न दिए हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न 1 दिया है, विविधता का क्या अर्थ है तथा सांस्कृतिक विविधता किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे। विविधता का अर्थ है भिन्नता या भिन्न रूप, जैसे भाषा, धर्म, संस्कृति और वेशभूषा, तथा सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है भिन्न भिन्न क्षेत्रों की परंपराएं, रीति रिवाज, वस्त्र और परिधान इत्यादि। प्रश्न नंबर 2 है, विविधता में एकता का अर्थ स्पष्ट करें, यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर लिखेंगे। विविधता में एकता का अर्थ है कि भले ही लोग धर्म, भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज में अलग हों, लेकिन वे एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत के लिए महत्व, इसमें पहला है यह देश को मजबूत बनाता है। दूसरा है विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तीसरा है सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करता है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, भारत के महाकाव्यों में विविधता और एकता के कौन कौन से पहलू प्रकट होते हैं? उत्तर लिखेंगे। भारत के महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत विविधता और एकता के प्रतीक हैं। इनसे निम्न पहलू प्रकट होते हैं। रामायण, इसमें विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं का वर्णन है। महाभारत, इसमें नैतिकता, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। ये महाकाव्य पूरे देश में भिन्न भिन्न रूपों में पढ़े और प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें प्रश्न 4 दिया है, लोक कथाएं भारत की सांस्कृतिक विविधता को कैसे प्रकट करती हैं? उत्तर लिखेंगे। लोक कथाएं भारत की विविधता को अलग अलग रूप में दर्शाती हैं। पहला है, हर क्षेत्र की अपनी कहानियाँ और परंपराएं होती हैं। दूसरा है, ये कथाएं नैतिकता और जीवन के पाठ सिखाती हैं। उदाहरण, पंचतंत्र की कहानियाँ, राजस्थान की लोक कथाएं, दक्षिण भारत के पुराण इत्यादि। इसमें प्रश्न 5 है, सभी के लिए भोजन का सिद्धांत भारत की विविधता में एकता
का कैसे प्रतीक है? उत्तर लिखेंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, लेकिन भोजन सभी को जोड़ने वाला तत्व है। पहला है इसमें विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजन। उत्तर भारत में गेहूं से बनी रोटियां खाई जाती हैं। दक्षिण भारत में चावल मुख्य आहार हैं। बंगाल में मछली और चावल लोकप्रिय भोजन है। इसके बाद दूसरा है सामूहिक भोज की परंपरा। त्योहारों और उत्सवों के दौरान सामूहिक भोज जैसे लंगर या भंडारे का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सभी लोग साथ मिलकर भोजन करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है पंचतंत्र की कहानियों ने वैश्विक साहित्यिक परंपरा में किस प्रकार योगदान दिया? उत्तर लिखेंगे। पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय लोक कथाओं और शिक्षाओं का अनमोल संग्रह है, जो पूरी दुनिया में प्राचीन साहित्य परंपराओं को समृद्ध करती हैं। इसका योगदान इस प्रकार है। पहला है नैतिक शिक्षा और जीवन के पाठ। पंचतंत्र की कहानियाँ सरल भाषा में नैतिक शिक्षा देती हैं, जैसे कौआ और लोमड़ी। ये सीख मिलती है कि चापलूसी से बचना चाहिए। ये कहानियाँ जीवन के मूल्यों और व्यवहारिक बुद्धिमानी को सिखाती हैं। दूसरा है अनुवाद और प्रचार। पंचतंत्र का अनुवाद 50 से अधिक भाषाओं में किया गया है तथा इनके 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है। तीसरा है साहित्यिक प्रेरणा। पंचतंत्र की कहानियाँ दुनिया के लेखकों और कहानीकारों को प्रेरित करती हैं। इसमें जानवरों के पात्रों के माध्यम से जटिल मानव व्यवहार को सरलता से समझाया गया है। चौथा है सार्वभौमिक संदेश। इन कहानियों में दिए गए संदेश जैसे सत्य की जीत, धैर्य और बुद्धिमत्ता सभी संस्कृतियों में सराहे जाते हैं। अगला प्रश्न 7 है तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में 5 पांडवों को दर्शाने वाला नक्काशीदार पत्थर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? उत्तर लिखेंगे। इस नक्काशीदार पत्थर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इस बात में निहित है कि यह महाभारत के पात्रों, विशेष रूप से 5 पांडवों की लोक कथाओं और उनकी स्मृतियों को संरक्षित करता है। यह न केवल उनकी कथाओं के प्रति जनजातीय समाज की आस्था को दर्शाता है, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रकट करता है। इरोला जनजाति द्वारा बनाए गए इस प्रकार के मंदिर और पत्थर उनके लोक विश्वास, कला और शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह बताता है कि महाभारत की कहानियाँ दक्षिण भारत की संस्कृति में भी कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।